आज देश के उन मुसलमानों का चैप्टर खोलने जा रहा हूं जो धीरे धीरे उस नैरेटिव से बाहर आने लगे हैं जिस नैरेटिव में उन्हें सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाकर छोड़ दिया गया। उनसे भर भर के वोट लिया, उनको भर भर के नहीं दिया, उनको भर भर के सपने दिखाए बस। ये वो मुसलमान हैं जिन्हें दूसरों का डर दिखाकर उनके वोट तो बटोरे गए, लेकिन उनके वोट के लिए जिन्होंने उनसे तमाम सपने दिखाने का काम किया, उन्होंने उनके लिए काम नहीं किया, मुसलमानों के लिए काम नहीं किया। वैसे तो भारत की राजनीति में ऐसा दशकों से चल रहा है, लेकिन पिछले 7-8 साल में मुसलमानों के अंदर पूरी ताकत के साथ कुछ खास लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी सोच भरी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हों, ये मुसलमान विरोधी हैं और इनके रहते मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी के लिए तो 2002 से भर रहे हैं, गुजरात दंगे के बाद से, कि ये आदमी मुसलमानों को देखना ही नहीं चाहता, मुसलमान इनके राज्य में सुरक्षित नहीं है, वगैरह 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 करते करते नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बन गए। उसके बाद भी यही नैरेटिव बनाया गया, चलाया गया और प्रमुखता से चलाया गया। ओवैसी जैसों ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी ने देश के मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है, वगैरह वगैरह, और इन्हें हटाना जरूरी है। इसी सोच में देश का मुसलमान फंसा रहा है, सालों से फंसा रहा है, और इसी की वजह से मुसलमानों के एकमुश्त वोट एक के बाद एक चुनाव में विपक्ष को मिलते रहे। इसी सोच को बनाकर विपक्ष ने भी मान लिया कि मुस्लिम वोटों के ठेकेदार वही हैं, क्योंकि मुसलमानों के पास कोई चारा नहीं था। उनको लगता है ये बीजेपी की तरफ मुड़ेंगे, हमने इतना हवा भर दी है कि ये तो तुम्हें जैसे काट खाएंगे, मार खाएंगे, कि उधर मुड़ेगा ही नहीं, उधर जाएगा नहीं, तो लौट के कहां जाएगा, हमारे ही पास आएगा। मतलब लोगों ने मुसलमानों को फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये बल्क में वोट करते हैं, और एक बार बल्क में वोट पड़ गया हमारे तरफ तो फिर दूसरे काम करो ना करो उधर का डरा के सारा वोट ले लो, ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो सोच थी ना, इसी सोच पर चोट की गई, और अब ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को एहसास होने लगा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें लगने लगा है कि उनके वोट लेने के लिए उन्हें डराया जाता है, उन्हें डर दिखाया जाता है। इसलिए मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग पुरानी सोच से बाहर आने लगा है। हमने आपको पाठशाला में पसमानदा मुसलमानों यानी पिछड़े हुए मुसलमानों के बारे में बताया। अब यही पसमानदा मुसलमान अपने नए सियासी टर्न के लिए तैयार हो रहे हैं। पिछले दिनों यूपी में पसमानदा मुसलमानों के लिए बीजेपी का एक बड़ा आयोजन हुआ। ऐसा बड़ा आयोजन आज तक किसी ने किया ही नहीं था, और इस आयोजन में पसमानदा मुसलमान समाज के बड़े नेता आए, बुद्धिजीवी आए। इसमें सरकार की तरफ से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को भी भेजा गया कि आप भी जाइए। यूपी सरकार के मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद, जो खुद पसमानदा समाज से हैं, पिछड़े हुए समाज से हैं मुसलमानों के, वो भी इसमें शामिल हुए। यूपी के हर जिले से पसमानदा समाज के मुसलमान इस आयोजन में आए, और जो लोग वहां पर आए उन्होंने खुद माना कि पहले किसी ने इस काम के बारे में नहीं सोचा जो काम पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। जो लोग आए थे कार्यक्रम में, पसमानदा मुसलमान, एक बार जरा उनको सुनिए और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे देश की सियासत धीरे धीरे बदल रही है। डर बिठाया जाता है बीजेपी को लेकर कि मुस्लिम विरोधी है बीजेपी, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, ना ऐसा है, क्योंकि हम इसमें काम कर रहे हैं, हमें महसूस हो रहा है, और भगवान ने सबको बुद्धि दी है। जो समझदारी थोड़ी सी आदमी को होती है, तो समाज के एतबार से हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें बेहतर है, हमें काम करना चाहिए, समाज का साथ देना चाहिए, और मोदी जी का साथ देना चाहिए, और आगे बढ़ानी चाहिए पार्टी को। बढ़िया काम कर रही है पार्टी। इस सरकार में मुस्लिम समाज का हित अच्छा है, और मुस्लिम समाज बहुत अच्छे से काम करेगा, और सरकारों ने कुछ नहीं दिया। पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए इसने सोचा इस सरकार। बीजेपी पे भरोसा है आपको? बीजेपी पे भरोसा है, पूरा भरोसा है बीजेपी। अच्छा, ये भरोसे की वजह बस किसी और पार्टी ने इतना कुछ नहीं समझा जितना इन्होंने पसमानदा के लिए समझा है। बीजेपी ने माइनॉरिटी के लिए किया, योजनाओं में फायदा दिया, लेकिन एक आरोप जरूर लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में बीजेपी मुस्लिमों पर भरोसा नहीं। ये सब राजनीतिक फड्डे हैं, एक दूसरे को बुराइयां बताते हैं। बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है। हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी के अंदर, उधर मोदी जी केंद्र के अंदर। तो अब लग रहा है कि बीजेपी में भरोसा जम रहा है आप लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल जम रहा है। वजह क्या है?
वजह यह है आज तक इतने भी प्रधानमंत्री यार उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया पसमानदा समाज के लिए। मैं जानता हूँ पसमानदा समाज अब जाग उठा है, जो कि पिछड़ी जाति ने इनको नकारा है। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ने गले लगाने का काम किया पसमानदा समाज को। ये बातें सुनकर कई लोगों को आज खाना हजम नहीं होगा, गले से नीचे नहीं उतरेगा कि मुसलमान पीएम मोदी और योगी के लिए ऐसे लफ्ज बोल रहा है। लोग कह रहे हैं ऐसा पीएम नहीं आया इतने सालों में। मुसलमान कह रहा है कि ऐसा पीएम नहीं आया इतने सालों में जिसने पसमानदा मुसलमानों के लिए इतना काम किया। पसमानदा मुसलमान कौन? मुसलमान आप इतना सुनते हैं, हिंदू में तो सुन लेते हैं, ब्राह्मण है, भूमियार है, फलाना है, ढिमकाना है। मुसलमान का सिर्फ मुसलमान सुनने को मिलता है। मैंने पसमानदा का चैप्टर 1 किया था तो बताया था कि ये सबसे पिछड़े हुए मुसलमान होते हैं जिनसे किसी को मतलब नहीं। आगे बताऊंगा कि क्यों मतलब नहीं है और कैसे इनको साइड किया गया और नरेंद्र मोदी उठाकर बीच में ला रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, तो इन लोगों को पसंद आ रहा है। और यही वजह है कि पसमानदा मुसलमान ऐसे ही अचानक अपनी पुरानी सोच से बाहर नहीं आ रहा। उसको काम दिख रहा है भाई कि काम हो रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि उनके नाम पर सिर्फ एजेंडा चला, वो बाकी सभी लोगों को आजमा चुके हैं। लेकिन जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए वो शायद ही किसी ने किए, वो बोल रहे हैं ना। और मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से लगातार काम किया है। बहुत लोगों को लगता था कि अरे मुसलमान तो कभी बीजेपी के लिए वोट नहीं कर सकता। पीएम ने लगातार, इसलिए नहीं कि सिर्फ वोट लेना है, लेकिन ये लोग पिछड़े मुसलमान हैं, सबसे ज्यादा छोड़ दिया गया, वोट लिया छोड़ दिया। उनके लिए क्या किया अगर आप देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी जिसमें लोगों को घर दिया जा रहा है बना बना के, गरीबों को। उस आवास योजना में पसमानदा मुसलमानों के लिए खास तौर पर घर मिला उनको। इसमें 31% घर जो मिला वो अल्पसंख्यकों को मिला, और उन अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है इस 31% में वो पसमानदा मुसलमानों का है। पसमानदा मेजरली, ये नहीं कह रहा कि 31% पसमानदा है, लेकिन सबसे ज्यादा, चूंकि वो पिछड़े थे तो उनको दिया गया। सम्मान निधि, पीएम सम्मान निधि जो दिया जाता है, उसके अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, किसान सम्मान निधि, वो अल्पसंख्यकों को 33% लाभार्थी, और उस 33% में भी बड़ी संख्या है पसमानदा मुसलमानों की। उज्ज्वला योजना, जिसमें सिलेंडर बांटे गए, 37% लाभार्थी कौन है? वो 37% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं, और उन अल्पसंख्यकों में भी बड़ा वर्ग जो है वो पसमानदा मुसलमानों का है। मुद्रा योजना, जिसमें लोगों को फायदा पहुंचा, इसमें भी 36% जो है वो अल्पसंख्यकों को फायदा गया है, और वो भी अल्पसंख्यक जो है उसमें ज्यादातर पसमानदा मुसलमान है। एक तरफ लोग नैरेटिव भरते हैं, ये आएंगे तो मार देंगे, ये आएंगे तो खत्म हो जाओगे, इन्होंने जंग छेड़ दिया, फलाना फलाना फलाना। और जंग छिड़ी होती तो 8 साल में, एक मेरे शो में एक मुस्लिम लड़की ने पूछ लिया था डिबेट में, यार इतना जंग छेड़े होते, इतना मुस्लिम विरोधी होते तो 8 साल में मुसलमान खत्म नहीं हो गया होता? अब ये मुसलमान भी सोचने और समझने लगा है। अभी यूपी में 2 बड़े फैसले किए गए जिससे पिछड़े समाज के मुसलमानों को बड़ा फायदा होने वाला है। पहला फैसला था यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे। अब तक यह पता चला है कि पूरे राज्य में 6500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। इन मदरसों में ज्यादा पसमानदा मुस्लिम समाज के ही बच्चे पढ़ते, क्योंकि गरीब बच्चे पढ़ते हैं। बड़े वाले तो भेज देते विदेश पढ़ने, बड़े बड़े स्कूलों में, गरीब पसमानदा के बच्चे यहां पढ़ते हैं। मदरसों को सर्वे कर वहां शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने का प्लान है। इसका सीधा फायदा पसमानदा मुसलमानों के बच्चों को मिलेगा। और वो जो अशरफ मुसलमान है, मतलब जो अमीर बड़े उच्च वर्ग के मुसलमान हैं, उनको यही बात नागवार गुजरती है कि पसमानदा बढ़ गया तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा ना। दूसरा फैसला यह है कि यूपी में वक्फ संपत्तियों के सर्वे का फैसला लिया गया। वक्फ संपत्तियों को बेचा तो नहीं जा सकता कि ऐसी संपत्तियों को किराए पर दिया जाता है। इससे जो आय होती है वो मुस्लिम समाज की भलाई पर खर्च होती है। अगर वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय को बढ़ाया जाए तो मुस्लिम समाज को और खास तौर पर पसमानदा मुसलमानों को फायदा होगा। ये दोनों फैसले मुसलमान समाज के व्यापक हित में हैं, लेकिन इन फैसलों को मुस्लिम विरोधी बताया गया, जिससे मुसलमानों को भड़काकर उनके वोट लेने वाला एजेंडा चलता रहे।
लेकिन पसमानदा मुसलमानों को अब समझ में आ रहा है कि उनके हित में काम कौन कर रहा है, इस्तेमाल उनको कौन कर रहा है, और इसलिए वो ऐसे राजनीतिक एजेंडे में नहीं फंस रहे। वो ऐसे सम्मेलन में जा रहे हैं जो बीजेपी आयोजित कर रही है, जहां जाना उनके लिए बहुत सामान्य नहीं है। सुनिए सीएम योगी पर पसमानदा समाज के मुसलमान क्या कह रहे हैं। घर घर मोदी सब जो है भाजपा के खिलाफ जो एजेंडे थे सब फेल हो चुके। अब ओनली भाजपा अच्छा काम कर रही है। सब आपको लगता है एक साजिश बनाई जा रही थी भाजपा का विरोध दिखाकर मुसलमानों को डराने की? वो सब उनका जो मामले थे वो सब उनके भस्म हो चुके। अब खुला पर्दा सामने आ चुका है। सब लोग समझ चुके हैं कि भाजपा एक अच्छा सच्चा है, सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल सच है। सबकी दुकान बंद होगी। अब बाबा ही आ रहे और बाबा ही दोबारा फिर भी बाबा ही आएंगे, क्योंकि इन्होंने जमीन पे काम किया, जमीन स्तर पे कोई भेदभाव नहीं है। कुछ नहीं है। सड़क, सुरक्षा, बिजली सबको दे रहे, सबको रोजगार दे रहे, और क्या चाहिए। पसमानदा मुसलमानों पर विपक्ष के एकाधिकार को तोड़ने और पसमानदा समाज को जोड़ने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है, उसका प्लान पीएम मोदी ने जुलाई में ही बना दिया था। पहले काम किया, एक ट्रस्ट फैक्टर बना, उसके बाद उसको जमीन पर जाकर लोगों से भाई पहले बातचीत का माहौल तो बने। इतना डिस्ट्रस्ट हो कि बातचीत ही ना हो पाए तो फिर क्या बात करने जाएगा। तो पहले काम कर करके एक तरफा ये संवाद की स्थिति बनाई गई। लो घर, लो सिलेंडर, लो जनधन योजना, लो सम्मान निधि, जो सबको मिल रहा है वो तुमको भी मिल रहा है, तो कैसे तुमको खत्म करने की बात तुम्हारे मन में रहेगी। पहले ये किया गया। फिर इसी साल 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के वंचित और कमजोर तबके को बीजेपी के साथ लाने की बात कह दी। मतलब सबको क्लियर मैसेज दे दिया कि एक विश्वास कायम हुआ है, अब इस विश्वास के तहत उनसे बात कीजिए, उनको बीजेपी के साथ लाइए। तुष्टीकरण नहीं बल्कि तृप्तिकरण के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के बीच देश भर में स्नेह यात्रा निकालनी चाहिए, यह पीएम ने कहा था। जुलाई में प्रधानमंत्री ने जो प्लान तय किया उस पर अब यूपी में जमीन पर काम शुरू हो गया। देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यूपी में है। यूपी में करीब 4 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जिसमें 3.5 करोड़ पसमानदा मुसलमान है। 4 करोड़ में 3.5 करोड़ पसमानदा मुसलमान। पारंपरिक तौर पर यूपी में मुस्लिम आबादी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, इन्हीं 3 के बीच घूमती रहती। लेकिन जैसे बीजेपी ने यूपी में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को जोड़कर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाई, वैसे ही अब पसमानदा मुसलमानों को भी बीजेपी से जोड़ने का प्रयास तेज किया गया है। पसमानदा सम्मेलन से पहले ही बीजेपी ने इस पर काम शुरू कर दिया। योगी सरकार में इस बार पसमानदा मुस्लिम दानिश अंसारी को मंत्री बनाया गया। एक और मैसेज दिया गया कि हम वो हैं जो पसमानदा यानी पिछड़े हुए मुसलमानों को आगे ला रहे हैं। दानिश अंसारी को शिया मुस्लिम मोहसिन रजा की जगह मंत्री बनाया गया। 2021 में पसमानदा मुसलमानों के इलाके में बीजेपी ने 200 से ज्यादा सभाएं की। हर विधानसभा में 10,000 पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। पसमानदा मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति भी बदल रही है। बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो चुनाव में मुसलमानों को मौका देने से बचती है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत की। कहा कि आने वाला जो निकाय चुनाव है उसमें मुसलमानों को भी टिकट दिया जाएगा। योजना का लाभ तो मिलता है, लेकिन चुनावी राजनीति में हिस्सेदारी में तो क्या नगर निगम में इस बार देखिए, चुनाव जो होता है ये जीत के लिए होता है। जीतने की स्थिति में यदि हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज के भाई हैं तो उनको हम टिकट देने जा रहे हैं। नगर निगम चुनाव में इस बार नगर निगम चुनाव में यदि देखिए, चुनाव तो जीत के आधार पर होता है, यदि वो जीत सकते हैं तो उनको हम देंगे। बीजेपी भी ये लगातार मैसेज दे रही है कि वो पसमानदा मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहती है। मुसलमानों का उन पार्टियों से मोहभंग भी हो रहा है जिन पार्टियों को वो हमेशा वोट देते रहे। और इसका कुछ उदाहरण आपको दे देता हूं। जैसे जून में यूपी में रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव हुआ, और जिस रामपुर और आजमगढ़ की बात कर रहा हूं, रामपुर और आजमगढ़, इन दोनों जगह पर अगर आप देखेंगे, ये यूपी के उपचुनाव की बात कर रहा हूं। आजमगढ़ में करीब 18% मुस्लिम वोट है, 18%। और बावजूद इसके क्या हुआ, अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो एसपी हार गई, समाजवादी पार्टी हार गई। और रामपुर में 49% मुस्लिम वोट है। 49 मतलब आधा हिसाब यहां मुसलमानों का है।
और उसके बावजूद यहां एसपी हार गई, समाजवादी पार्टी हार गई। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खेल हो रहा है। मुसलमानों को यह समझ में आ रहा है कि हम बल्क में फ्री में वोट देने के लिए नहीं बने। धीरे धीरे आ रहा है, कुछ को आ रहा है, लेकिन यह मोमेंटम बनता दिख रहा है। अगर यह स्थिति यूपी में बदल जाए और पूरे देश में पसमानदा मुसलमान पुरानी सोच से निकल आए तो सियासी तस्वीर बहुत बदल जाएगी। देश में मुसलमानों की संख्या 20 से 21 करोड़ है और इसमें पसमानदा मुसलमानों की संख्या 80 to 85% है और अशराफ यानी अपर कास्ट मुस्लिम 15 से 20% हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा वही घुसे रहते हैं। इन मुसलमानों को कंट्रोल करने का पूरा जिम्मा उन्होंने अपने ऊपर ले रखा है और इनको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। पसमानदा मुसलमानों का आरोप है कि देश की राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण 20% अपर कास्ट मुसलमानों का रहता है। देश के 5 ऐसे राज्य हैं जहां पसमानदा मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। यूपी में 3.5 करोड़, बिहार में 1.5 करोड़, जहां नीतीश जी कह रहे हैं ना कि आरजेडी जेडीयू सब साथ आ गए, वहां पसमानदा मुसलमानों के बीच खेल हो गया तो वही खेल हो जाएगा जो यूपी में हुआ था। झारखंड में 40 लाख, पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ पसमानदा मुसलमान हैं और दिल्ली में 17 लाख। पसमानदा दरअसल एक पर्शियन वर्ड है जो पस प्लस मांदा को जोड़कर बना है। पस का मतलब होता है जो पीछे और मांदा का मतलब होता है छूट जाना, यानी वो लोग जो सामाजिक और आर्थिक विकास में पिछड़ गए, पीछे छूट गए, मुसलमानों में उन्हें पसमानदा कहा गया। मुसलमानों के एक बड़े वर्ग की हालत ऐसी रही है कि आंकड़े के मुताबिक पहली लोकसभा से लेकर 14वीं लोकसभा तक 400 मुस्लिम सांसद बने और इनमें 340 सांसद अशराफ यानी अपर कास्ट मुसलमानों के थे। मात्र 60 सांसद पसमानदा समाज से आए। तो आप समझ सकते हैं कि इनको आगे लाने के लिए वो पार्टियां जिन्होंने कहा कि तुम्हारे वोट पर तो मेरा अधिकार है, उस टाइप का जिन्होंने माहौल बनाया, उन्होंने क्या किया इन पसमानदा मुसलमानों के लिए। और 2005 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपको याद दिलाता हूं। उस रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में 60% मुस्लिम बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। स्कूल जाने वाले मुस्लिम बच्चों में सिर्फ 50% जो हैं वो मिडिल स्कूल पूरा कर पाते थे। गांवों में 1% भी नहीं और शहरों में 3% के आसपास मुस्लिम ही ग्रेजुएट हो पाते थे। सरकारी नौकरी की बात कीजिए तो सिर्फ 5% के आसपास मुस्लिम सरकारी नौकरी में जा पाते थे, जिसमें ज्यादातर अपर मुस्लिम कास्ट के होते थे, पसमानदा नहीं होते थे। और आप सोचिए, इन लोगों ने भर भर के मुसलमानों के वोट लिए, तब ये करके छोड़ा है उनके लिए। उस समय आईएएस, आईएफएस और आईपीएस में मुसलमानों की भागीदारी मात्र 3.2% थी और इसमें भी मुस्लिम अपर कास्ट ज्यादा होते थे। किस मुंह से जाकर ये लोग वोट मांगते थे और मांगते हैं और खुद को बताते हैं कि इस देश में कोई सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र बन रहा है और मुसलमान खतरे में है, उनको हम ही बचाएंगे। अब मुसलमान पलटेगा, पूछेगा, 1 पलटे, 2 पलटे, 10 पलटे, 1000 पलटे, धीरे धीरे पलटेगा और पूछेगा कि तुम तो बचा ही रहे हो, उस बचाने में तो इस हाल में लाके छोड़ दिया।